हेलो बच्चों, तो अब तक हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो अब तक हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले फिजिकल वर्ल्ड में जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो पढ़ चुके हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड जो आपका चैप्टर है वो बस इंट्रोडक्शन है, उससे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है। बस इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, उतना ही आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत ही आसान चैप्टर था, तो यूनिट एंड डायमेंशन पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो उसका प्रैक्टिस आपको करना है क्योंकि उससे क्वेश्चंस जेईई मेंस, नीट, एडवांस सब में पूछा जाता है और क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि वो आपका फ्री का मार्क्स है, उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन हो गया था। इसके बाद हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो बेसिक मैथमेटिक्स पे एज सच बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आता है, मगर आगे फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना जरूरी है, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री देखा था, डिफरेंशिएशन देखा है, और फिर उसके बाद आज हम लोग इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसको मिटा दो। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैकेनिक्स पढ़ना है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, अगर आपको मैग्नेटिज्म पढ़ना है, तो इंटीग्रेशन का नॉलेज होना जरूरी है। तो जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो तो 12th में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे फिर से, लेकिन जब आप 12th में पढ़ोगे तब पढ़ोगे, लेकिन अभी 11th में आप जब मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग फिजिक्स में इसे पढ़ाते हैं। तो डिफरेंशिएशन के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात, जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए तो पढ़ना ही है, क्योंकि उनका मैथ्स है नहीं, इस कारण से वो 12th में भी इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप बस इतना ध्यान रखें, इट इज द reverse process of differentiation। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब आपको बताया गया था कि किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ना, मतलब dx by dy by dx का मतलब था स्मॉल इंटरवल ऑफ y अपॉन स्मॉल इंटरवल ऑफ x, वही फिर स्लोप वगैरह का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन में आया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर x का डिफरेंशिएशन y है तो y का इंटीग्रेशन x होगा, समझ गए। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। दूसरा बात ये कि इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है ये समझना है। जैसे डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या था, स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग था स्लोप ऑफ द कर्व, तो इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल मीनिंग है इट इज द एडिशन ऑफ स्मॉल इंटाइटीज। इट इज द एडिशन ऑफ स्मॉल इंटाइटीज। इंटीग्रेशन क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों का एडिशन है, और इसे बोला जाता है इट इज द एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, जिस तरीके से डिफरेंशिएशन का मतलब था स्लोप ऑफ द कर्व, तो उस तरीके से अगर आप देखना चाहो तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व। दूसरा मतलब आप इसको क्या समझ सकते हो, एडिशन ऑफ स्मॉल एंटाइटीज, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों का एक साथ एडिशन, कंटिन्यूअस एडिशन।
ठीक है, आइए अब इसको ग्राफ से समझते हैं इंटीग्रेशन को। तो सपोज हमारे पास ये एक्सिस है एक्स एंड वाई, और इस एक्सिस पे एक कर्व है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कर्व है, ये कोई भी इसका इक्वेशन अपना कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से y इक्वल्स टू fx, ठीक है। इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू fx। fx कोई भी फंक्शन हो सकता है x का। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, आपको इस कर्व के नीचे इन दोनों पॉइंट के बीच में, जैसे ये पॉइंट है P1 और ये पॉइंट है अगर P2, तो P1 और P2 पॉइंट के बीच में जो एरिया के नीचे का स्पेस आता है, इस एरिया क्या है, इस कर्व के नीचे का जो स्पेस आता है इस तरीके से, तो पॉइंट P1 और P2 के बीच में इस कर्व के नीचे का जो स्पेस आता है, इस स्पेस का एरिया कहलाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y या फिर fx। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मतलब ये एरिया अगर आप निकाल लेते हो तो यही एरिया आपका इंटीग्रेशन है y इक्वल्स टू fx का, ये एरिया चाहिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आपका इस कर्व पे P1 और P2, और इसी पॉइंट के रिगार्डिंग यहां पर आपका वैल्यू आएगा x का। तो वो वैल्यू है, मान लो x1 और x2। तो x इक्वल्स टू 1 से लेकर के x इक्वल्स टू 2 के बीच में, x इक्वल्स टू 1 से लेकर के x इक्वल्स टू 2 के बीच में इस कर्व लाइन के नीचे का जो भी एरिया है वो कहलाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y या इंटीग्रेशन ऑफ fx, ठीक है बच्चों। तो जिस तरीके से डिफरेंशिएशन को लिखने का एक तरीका था, जैसे हम लोग अगर बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये स्टेटमेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे लिखने का तरीका क्या है, dy अपॉन dx। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ y और fx विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर भी आगे लिखो, इसमें भी रिस्पेक्ट होगा, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ y और fx विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे लिखने का तरीका क्या है आप देखो। इसे लिखने का तरीका है, ये सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका करना है सर, y का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग लिखेंगे dx। क्या लिखेंगे बच्चों, dx, y इंटू dx। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y और fx विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम fx के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का, आप fx रखो इंटू dx। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx, या इसे पढ़ना पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब इसमें एक बात और जानना है, वो ये कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, नेक्स्ट जानना है हम लोगों को टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग दो टाइप का इंटीग्रेशन अभी सीखेंगे, एक को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलो उसको पहले हम लोग नोट डाउन कर लें, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने बताया कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं इंटीग्रेशन के। एक बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरे को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन।
तो ये आपको याद रखना है कितने टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, दो, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, क्या अंतर है डेफिनेट इंटीग्रेशन में और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो चलो वो समझते हैं। तो अगर हम कहीं इंटीग्रेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू dx, y इनटू dx, ये इंटीग्रेशन लिखा है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसे कहेंगे हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, यही अगर कहीं ऐसा आपको फॉर्म मिल जाए x1 x2, तब समझेंगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये जो लिखा है ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये जो लिखा है, चूंकि इसमें ये x1 और x2 वाला टर्म आप नहीं देख पा रहे हो, तो ये हो गया आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है इस x1 और x2 का, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपको ये जो एरिया निकालना है वो मुझे पता है कि x1 से लेकर के x2 तक निकालना है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हो, मतलब इनडेफिनेट के फॉर्म में लिखते हो, तो आपको पता नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, आपको एरिया अंडर द कर्व कहां से कहां निकालना है, ये इसमें मेंशन नहीं है। तो यहां जो x1 x2 है, इससे हम कहते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर क्या है, लोअर लिमिट है ये x1 और x2 क्या है आपका अपर लिमिट। तो x1 है हमारा लोअर लिमिट और x2 है हमारा अपर लिमिट। ठीक है बच्चों, तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताता है कि इंटीग्रेशन हमको कहां से शुरू और कहां पे खत्म करना है, समझ रहे हैं? और अगर लिमिट नहीं दिया हुआ है तो हमें पता नहीं होता है कि आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व या फिर एडिशन ऑफ स्मॉल एंटाइटीज। तो एडिशन ऑफ स्मॉल एंटाइटी, ये बात से समझ में नहीं आया, हमने कर तो दिया है बट समझ में नहीं आया एडिशन ऑफ स्मॉल एंटाइटीज कैसे होगा। ठीक है, उसको देखते हैं। मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए था। क्या चाहिए था बच्चों? इस कर्व लाइन के नीचे का एरिया। ठीक है, अब ये जो आपको शेप दिख रहा है P1, P2, X2 और X1, ये जो भी शेप है, ये ना तो रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, ना तो पैरेललोग्राम है, ना तो रोम्बस है, ना तो ट्रेपेजियम है, ये कोई फिक्स ज्योमेट्रिक शेप है ही नहीं। और इस कारण से इसका जो एरिया का फॉर्मूला होना चाहिए वो हमें मालूम नहीं है। हम लोगों को इस एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या ट्रिक लगाते हैं इसमें, हम लोग इसके नीचे एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करते हैं। ये ये जो ब्लैक वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये एक छोटा सा टुकड़ा है इस पूरे एरिया का। अगर आप इसे देखोगे, इसे आप एक रेक्टेंगल ऑलमोस्ट कंसीडर कर सकते हो जिसका विड्थ आपका जो है ये बहुत कम है। इसका विड्थ क्या होता है? बहुत कम। तो जब इंटरवल बहुत छोटा होता है तो उसे हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? dx, x एक्सिस पे है, इंटरवल बहुत छोटा है dx, और इसका जो हाइट है, इस
तो ये हाइट कितना हो गया बच्चों, ये हाइट हो गया मेरा y। तो अब अगर इस पार्ट का एरिया पता करना हो हम लोगों को, इस पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इसका y हो गया, विड्थ इसका dx हो गया, तो एरिया हम लिखेंगे y इनटू dx। क्या लिखेंगे एरिया, y इनटू dx। तो ये जो एरिया है y इनटू dx, ये तो बहुत छोटे से पार्ट का है, समझ रहे, और हमें एरिया ये पूरा चाहिए। तो इस तरीके से करके अगर आप देखो तो यहां भी एक इस तरीके से आपका एक शेप बन के तैयार होगा, यहां भी एक शेप बन के तैयार होगा, ऐसा ही छोटा छोटा टुकड़ा, फिर यहां भी एक छोटा सा इस तरीके से टुकड़ा बन के तैयार होगा, और इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो कंसीडर हो जाएगा। सेम इस साइड भी आएगा, और ये, तो अगर ऐसे ही छोटे छोटे सारे टुकड़ों को अगर एक साथ हम लोग ऐड कर दें तो ये पूरा का पूरा एरिया निकल आएगा। तो इस पूरे छोटे छोटे टुकड़े को ऐड करने के लिए जो तरीका है वो तरीका यहाँ पर है, यही तरीका है, क्या, y डॉट dx को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, y इक्वल्स टू x को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर शो करता है, so adding all the small entities we can write, for adding all the small entities we can write, क्या हम लोग लिख सकते हैं, टोटल एरिया A equals to इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट y डॉट dx। छोटे छोटे टुकड़े को ऐड करना है, और अगर पता है हमें कि x1 से लेकर के x2 तक करना है तो यहाँ पर लिमिट डाल देंगे x1 से लेकर के x2। ये मतलब है इंटीग्रेशन का। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दो टाइप है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, लेकिन इसमें और भी कुछ डिफरेंसेस है जो हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बातें और हैं हम लोगों को जानने के लिए। तो फिलहाल अभी आपको इतनी बातों को नोट डाउन कर लें। ये आपका इंटीग्रेशन लिखने का तरीका है। अगर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखा होता है इसका मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अगर ये लिमिट नहीं दे रखा होता है इसका मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो फिलहाल इतना बात आपके दिमाग में होना चाहिए। और क्या बात है, ये टर्म आया कैसे, y डॉट dx, तो ये टर्म आया, हम लोग इस पूरे एरिया में एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करते हैं जिसका विड्थ dx है और हाइट इसका y है। तो ये एक रेक्टेंगल की शेप में कंसीडर किया जा सकता है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इसका y है और विड्थ इसका dx है, तो इस पार्ट का एरिया हम लिखेंगे y डॉट dx। अच्छा, ये एरिया बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये एरिया बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल एरिया है, और पूरे एरिया के लिए हम क्या कर देंगे, फॉर एडिंग ऑल द स्मॉल एंटाइटीज वी कैन राइट एरिया, टोटल एरिया, ये क्या है, टोटल एरिया इक्वल्स टू a, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y डॉट dx लिमिट x1 से लेकर के x2, क्योंकि मुझे पता है कहां से इंटीग्रेशन शुरू करना है, x1 से, और कहां पे खत्म करना है, x2 पे। मतलब एरिया मुझे इस पॉइंट से लेकर के इस
पॉइंट तक निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिमिट दे सकते हैं x1 से लेकर के x2 तक। और अगर लिमिट पता है हमें तो उसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो स्मॉल एरिया है इसे एक और तरीके से लिखते हैं हम लोग dA। dA का मतलब क्या हो गया? स्मॉल एरिया। तो dA इक्वल्स टू y डॉट dx, y डॉट dx। तो ये अगर आपका dA था तो हम लोग dA को भी इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? dA को भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके a तक। मतलब जब आप शुरू कर रहे हो तब इसका एरिया कुछ भी नहीं है, जब आप यहाँ पे हो तो एक लाइन का तो कोई एरिया होगा ही नहीं। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो उसका एरिया 0 है, और जब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे तो ये पूरा का पूरा स्पेस हो गया, और इस पूरे स्पेस का एरिया हमने कंसीडर करके रखा है a। क्या कंसीडर करके रखा है? a। तो ये सबसे लास्ट में कितना हो जाना है एरिया? a। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dA स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड लास्ट इट विल बी a। तो जो लोअर लिमिट होता है वो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो अपर लिमिट होता है वो आपका लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लो यहाँ पे। इसी के जस्ट बाद यहाँ पे लिखना लोअर लिमिट x1, इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर हम लोग बात करें अपर लिमिट की, जो x2 है इसका मतलब होता है लास्ट पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो x1 क्या है वो भी बता दिया मैंने, x2 क्या है वो भी बता दिया मैंने। x1 है आपका लोअर लिमिट, और इसे हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये यहां से यूं ऐसे जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा सही करते हैं। ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात में क्लियर हो जानी चाहिए। ये स्मॉल एरिया जिसे हम लोग dA से रिप्रेजेंट करेंगे, और dA को कितना हो जाएगा y डॉट dx, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की शेप का है। और इसी छोटे छोटे टुकड़े को अगर ऐड करना हो तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टू ऐड ऑल द स्मॉल एंटिटीज वी विल हैव टू इंटीग्रेट। ठीक है, फॉर एडिंग ऑल द स्मॉल एंटिटीज वी कैन राइट, से अच्छा है आप लोगों को वी विल हैव टू इंटीग्रेट। वी will have to integrate for adding all the small entities we will have to integrate। तो इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ dA पढ़ेंगे 0 से लेकर के a तक। 0 का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में एरिया मेरा 0 था, और a का मतलब क्या है? अपर लिमिट a है। इसका मतलब क्या है कि फाइनली जब हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँच जाते हैं तो टोटल एरिया मेरा a काउंट हो जाता है। तो ये अपर लिमिट हो गया
इक्वल टू ए, ये टोटल एरिया है मेरा, और इक्वल टू है y डॉट dx का इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा इंटीग्रेशन। इसे हम लोग आज अपलोड कर देंगे और आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, हम चाहेंगे कि आप लोग इससे अच्छे से पहले पढ़ो, देखो, समझो। अगर कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप हमसे कंसल्ट करो डायरेक्टली, फोन पे, वीडियो कॉल पे, जैसे भी होता है, तब हम लोग आगे और बढ़ेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन का अगर बेसिक फील नहीं आएगा तो सिर्फ रूल पढ़ने से फायदा नहीं होने वाला है, आप आगे इसका यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, खैर तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था जो मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, तो उससे कुछ पॉइंट और क्लियर होगा। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और इन सारी बातों को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। देखो, जो ये x है और ये y है ना, और मेरे पास एक कर्व है, सबसे आसान एकदम कर्व लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x। ठीक है बच्चों, इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 4x। जो हम लोग y इक्वल्स टू fx लिखते थे, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू fx में क्या है? y इक्वल्स टू 4x। इक्वेशन है मेरा y इक्वल्स टू 4x। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसमें दो पॉइंट कंसीडर करना है। मान लो ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2। इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर x का वैल्यू है, x1 का जो वैल्यू है वो है मान लो 1, और इस पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ पर जो x2 का वैल्यू है वो है मान लो 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल, समझ पा रहे हो? जिस तरीके से वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सब कुछ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 5। इनके बीच का एरिया चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें? फाइंड द एरिया बिटवीन, फाइंड द एरिया अंडर कर्व बिटवीन पॉइंट्स P1 एंड P2। ठीक है, P1 और P2 के बीच का आपको एरिया चाहिए सर। तो सर वो एरिया कहाँ है? जरा सर देखो सर, वो एरिया ये है, ये एरिया चाहिए सर आपको। तो मान लो कि इसका जो टोटल एरिया है वो एरिया है, टोटल एरिया है A। टोटल एरिया है A, ये मान लिया है। ठीक है, ये सपोज किया है, टोटल एरिया A मान लिया। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जैसा हमने आपसे बताया था कि हम लोगों को इसमें एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करना है। हो गया? तो ये एक छोटा सा टुकड़ा इस पूरे पार्ट का हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। इस पार्ट को क्या दिखाते हैं? dx, और ये जो हाइट है, इस हाइट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का नाम देंगे y। हाँ ठीक है, इसमें ये पार्ट जो है, ये पार्ट अनसीन रह जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े में ये पार्ट को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। तो अब चलो, ये जो भी पार्ट है, इस पार्ट का जब एरिया लिखेंगे हम लोग, तो ये एरिया स्मॉल एरिया है, तो
स्मॉल एरिया को हम लोग लिखेंगे डी ए। इस स्मॉल एरिया को क्या लिखेंगे? डी ए। डी ए का मतलब हो गया बहुत ही छोटा सा एरिया है। अब ये चूंकि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है जिसका विड्थ है dx और लेंथ है y, तो ये एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितना है y, विड्थ कितना है dx, y इनटू dx। ये हो गया मेरा एरिया इस छोटे से पार्ट का। लेकिन मुझे सिर्फ ये छोटे से पार्ट का एरिया नहीं चाहिए, मुझे तो सर ये टोटल एरिया चाहिए यहां से लेकर के यहां तक। तो इसके लिए क्या करना है? ऐसा ही छोटा छोटा टुकड़ा और कंसीडर करना है और इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, टू ऐड द स्मॉल एंटाइटी, चलो इसको हटाओ, आप क्वेश्चन तो समझ ही गए। टू ऐड all the small entities we will have to integrate तो इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने के लिए, इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को। तो इंटीग्रेट, ये साइन किसका है? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन किसका करना है? इस स्मॉल एरिया का। तो दोनों साइड करेंगे, ये भी तो वही स्मॉल एरिया है, तो y डॉट dx, ठीक है बच्चों। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके रिस्पेक्ट में है? एरिया के रिस्पेक्ट में है। ये जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है। ये dx बता रहा है कि ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है y का। ये dA बता रहा है कि ये सिर्फ एरिया का इंटीग्रेशन है, मतलब ये इंटीग्रेशन है रिस्पेक्ट टू एरिया। तो एरिया स्टार्टिंग में कितना है भैया? यहां से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो p1 और x1 से, तो ये एक लाइन है, तो लाइन का तो कोई एरिया होगा नहीं, जीरो। तो ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से, और जैसे ही आप P2 पे पहुंच रहे हो, मतलब इस जगह पे पहुंच रहे हो, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कंसीडर हो गया, यहां से यहां तक का पूरा, और यहां से यहां तक का पूरा एरिया हमने क्या कंसीडर करके रखा है? a। तो आप अपर लिमिट डालोगे a, स्टार्ट करना है जीरो से और लास्टली आपको टोटल एरिया a पे जाना है। और y डॉट dx, ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो x स्टार्ट कहां से हो रहा है मेरा? देख के बताओ। x मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो हम लिखेंगे x1 = 1